हेलो दोस्तों, हमारी क्लास तीसरी जो क्लास थी यह उसका पार्ट सेकंड वो थोड़ी सी बीच में रह गई थी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो अब हम इसका पार्ट सेकंड कंटिन्यूस करते हैं। क्लास थर्ड ही है अभी तक, ये क्लास थर्ड पार्ट सेकंड। ओके, पार्ट सेकंड। तो हम कर रहे थे HDI। तो HDI में हमने इम्पोर्टेंट चीज़ कर ली थी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन हमने देख ली थी। HDI में कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमने कर ली थी। HDI कौन जारी करता है? UNDP। आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है, UNDP, ठीक है। और डायमेंशंस क्या रहते हैं HDI के? डायमेंशंस मतलब किन किन क्राइटेरिया में HDI को देखा जाता है। तो HDI को 3 क्राइटेरिया में मेनली देखा जाता है। फर्स्ट क्राइटेरिया जो HDI का रहता है वो रहता है लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ। लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, लंबा व स्वस्थ जीवन, व स्वस्थ जीवन। इसे हम कैसे देखते हैं? इसे देखते हैं जीवन प्रत्याशा के आधार पर। जीवन प्रत्याशा, एवरेज उम्र आदमी की कितनी है, जीवन प्रत्याशा बोलते हैं एवरेज उम्र को, ठीक है, एवरेज एज को, ठीक है। या इसे बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। किसी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितनी है उसे ही बोलते हैं लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ। सेकंड है नॉलेज। नॉलेज को हम 2 तरीके से देखते हैं। ये सब चीज़ें मैं प्रीवियस में करवा चुका हूँ, सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई थी। थर्ड है लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड, किसी की लिविंग स्टैंडर्ड में कितना इजाफा हुआ है, वो भी HDI का एक पार्ट है। ओके, लिविंग स्टैंडर्ड मतलब इसे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं PCI के आधार पे, पर कैपिटा इनकम। हालांकि पर कैपिटा इनकम सीधा मेजरमेंट का अच्छा तरीका नहीं माना जाता, पर फिर भी हम PCI को एक तरीके से मान सकते हैं लिविंग स्टैंडर्ड को डिफाइन करने के लिए। अब इसमें बात हो रही थी इंडिया के स्कोर पे हमारी। तो इंडिया की जो रैंक है 130 रैंक है, ठीक है। और टॉप जो कंट्रीज था वो था आइसलैंड, ये नंबर फर्स्ट पे था। और इंडिया की 130 रैंक है और स्कोर था 0.685। मे भी इतना ही था, 685 ही था शायद। हाँ जी, 685 इंडिया का स्कोर जो था 685। ये 0 से 1 के बीच में होता है, तो इंडिया का स्कोर 0.685 था। 1 जितना ज़्यादा 1 की ओर जाते हैं उतना अनइक्वालिटी ज़्यादा होती है, उतना HDI रैंकिंग बुरी होती है। जितना 0 के नज़दीक होता है उतना HDI रैंकिंग अच्छी मानी जाती है। तो 0.685 इंडिया का स्कोर था। तो ये हमारा HDI अप्रोक्स हो चुका है। और इंडिया के नेबर कंट्रीज़ जो भी हैं, जैसे चाइना है, श्रीलंका है, इवन बांग्लादेश हमारे इक्वल HDI है। चाइना, श्रीलंका, नेपाल, इनका HDI इंडिया से बेटर है, मतलब 66, 60 अंडर 100 इनका HDI रैंकिंग है। तो हम एक महीने में कह सकते हैं लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो उनका बेटर है। ह्यूमन डेवलपमेंट उनके यहाँ ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम करते हैं IHDI। ठीक है। इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट HDI। इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट HDI। जैसा कि नाम से इसमें दिखाई दे रहा है कि इनइक्वालिटी मतलब असमानता। असमानता कितनी है
उसे एडजस्ट करने के लिए SDI उसका ये एक इंडिकेटर है जो शो करता है कि इनइक्वालिटी कितनी है। ठीक है, तो सोसाइटी में जैसे जैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, चीज़ें होती हैं, तो उनका क्या इम्पैक्ट होता है, उन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो इनइक्वालिटी इसमें दर्शाई जाती है। ठीक है, तो इसके भी काफ़ी पैरामीटर होते हैं। तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है वो गिनी कोएफिशिएंट। गिनी कोएफिशिएंट क्या दिखाने का काम करता है? इनइक्वालिटी शो करने का काम करता है, असमानता दिखाने का काम करता है। असमानता कि समाज में कितनी असमानता है। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यूज़ रहती है 0 to 1 रहती है। जो जितना 1 की ओर जाता है, 1 की ओर जैसे ज़्यादा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हाईली अनइक्वल है, अनइक्वल है, और जितना 0 के नज़दीक है उतना इक्वल है, मतलब इक्वालिटी है, उतनी ज़्यादा इक्वालिटी पाई जाती है। और जितना 1 के नज़दीक है उतना हाईली अनइक्वल बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। इसके बाद हम देखते हैं जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, GDI, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। ये होता है जेंडर मतलब लिंग विकास सूचकांक में भी। ये मतलब डेवलपमेंट की ओर इशारा करता है कि विमेंस कितनी इक्वल है मेन के कंपैरिजन। ठीक है, SDI फॉर फीमेल अपॉन SDI फॉर मेल, ये सोसाइटी में जेंडर इनइक्वालिटी को दर्शाता है, जेंडर इनइक्वालिटी को। ठीक है, SDI फॉर मेल और SDI फॉर फीमेल। इनमें SDI वैल्यू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू निकाल ली जाती है, फीमेल के रिगार्डिंग अलग से और मेल के रिगार्डिंग अलग से। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फीमेल की SDI रैंकिंग जो है वो कम आएगी, क्योंकि महिलाओं को उतने विकास के समान अवसर नहीं मिलते हैं जितने एक मेल को मिलते हैं। ठीक है, जैसे नॉलेज के मामले में ही हम देख लेते हैं कि लड़कों को पढ़ने के लिए जनरली बाहर भेज दिया जाता है, लड़कियों को नहीं भेजा जाता। बहुत सारी सोसाइटी और कास्टिज्म में ऐसा होता है कि लड़कियों को स्कूल तक नहीं भेजा जाता है। तो काफ़ी हाइजीन कंडीशन की वजह से, टॉयलेट्स की वजह से, SBI में बहुत बड़ा मुद्दा था स्वच्छ भारत मिशन में कि गर्ल्स टॉयलेट नहीं होने की वजह से गर्ल्स प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं ले पाती है। ठीक है, तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन का टाइप था, ये भी एक टाइप था। तो इन चीज़ों को SDG में सुधार किया गया है, इन चीज़ों को सुधारने की कोशिश की गई है। तो इंडिया में इसकी जो रैंकिंग है, इंडिया की जो रैंकिंग है इंडिया, ठीक है, GDI की रैंकिंग जो इंडिया की है वो 108 रैंकिंग है। ओके, 108 रैंकिंग है, लेटेस्ट रैंकिंग है ये, जो आपको मैं बता रहा हूँ, अपडेट करके बता रहा हूँ साथ के साथ। ठीक है, तो हमें सिर्फ रैंकिंग से मतलब है, इससे ज़्यादा हमें मतलब नहीं है। GDI क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, और इंडिया की रैंकिंग क्या है, 108 है। ठीक है, अब उसके बाद हम करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी और करते हैं, आपने काफ़ी बार सुने होंगे SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास, हिंदी में जिसे बोलते हैं सतत विकास। सतत विकास एक टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे कि इसका यूज़ किया जाता है कि जो हम लेके आए थे पीछे से, ठीक है, जो हम लेके आए थे, मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज थे, उन्हीं रिसोर्सेज का हम यूज़ करें और उन्हें अगली पीढ़ी के लिए भी बचा के रखें।
ठीक है। हम रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करें कि उन्हें आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी आराम से यूटिलाइज़ कर पाएँ, हम उन्हें मतलब एक्सप्लॉइट करने के या ख़त्म करने के कगार पे ना रहें। जैसे अभी वाटर पोल्यूटेड हो रहा है, ठीक है, तो उसे भी बचाना है कि पानी अगली पीढ़ी तक साफ़ पानी पहुंच पाए, ठीक है। वाटर पोल्यूशन उसका रीज़न है। लैंड पोल्यूशन रीज़न है कि ज़मीनें भी साफ़ नहीं है, ठीक है, मृदा साफ़ नहीं है। तो एग्रीकल्चर जो है ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हो रहा है, तो वो भी हम खेती भी अच्छे से अगली पीढ़ी तक नहीं ले जा पा रहे हैं, ठीक है। लकड़ियाँ हम जो काट रहे हैं हद से ज़्यादा, तो डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है, पेड़ों की कटाई जो चल रही है, जंगलों का दोहन जो किया जा रहा है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, तो उसे भी हम अगली पीढ़ी तक नहीं लेके जा पा रहे हैं। सांस तक लेने का अधिकार, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल, इवन दिल्ली क्या हर जगह पोल्यूशन का लेवल इंडिया के टॉप 20 में से 13 सिटीज़ इंडिया की थी, टॉप 20 आउट ऑफ वर्ल्ड की टॉप 20 में से 13 शहर भारत के थे, ठीक है। 13 शहर भारत के थे, जिसमें से शुरुआत के 5 से 6 शहर ही इंडिया के थे। तो पोल्यूशन में हम बहुत ज़्यादा आगे हैं। पोल्यूशन तो हम एक साफ़ हवा का जो वादा है वो अपनी एक नेक्स्ट जनरेशन तक हमें ले जाना है। तो उसके लिए हमें रिसोर्सेज का इस तरीके से यूटिलाइज़ करना है कि हमारा काम चल जाए, हमारा काम हो जाए, और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम उसे अच्छे से बचा पाएँ। इसी धारणा को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, ठीक है। तो एसडीजी जो है ब्रंड्सलैंड कमीशन के बाद आया था, ठीक है। एसडीजी जो था, ये जो धारणा आई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, एसडीजी इसका एक अलग चीज़ रह जाता है, ये गोल्स है, इन्हें हम बाद में करेंगे। पहले आपको बता देता हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आइडिया आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास का जो आइडिया आया था, ठीक है, ये आया था ब्रंड्सलैंड कमीशन में 1987 में, ठीक है। ब्रंड्सलैंड कमीशन, नाम आता है बहुत बार है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ से निकला था, तो ब्रंड्सलैंड कमीशन से निकला था। यूएन का एक कन्वेंशन हुआ था ब्रंड्सलैंड नाम की जगह पे, उसे ही बोलते हैं ब्रंड्सलैंड कमीशन, ठीक है। यूएन का ही कन्वेंशन था, जिसमें एक रिपोर्ट आई थी आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। 1987 का था ये, 1987, ठीक है, हम लोगों के जन्म से भी पहले का था। तो आवर कॉमन फ्यूचर, तो इसमें सबसे पहली बार सतत विकास की धारणा की बात की गई। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और वर्ल्ड वॉर के बाद जो इन्वायरमेंट था, जो रिसोर्सेज थे, उनकी दौड़ ज़्यादा बढ़ी, उन पे ज़्यादा मतलब प्रेशराइज हुए वो चीज़ें, तो इसलिए ये इस धारणा ने जन्म लिया, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको बता चुका हूँ जनरली, ब्रंड्सलैंड कमीशन ये। इसके बाद अलग बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एमडीजी आएंगे और एसडीजी आएंगे। अभी रिसेंटली एसडीजी चल रहे हैं, एमडीजी जो है 2016 में ख़त्म हो चुके थे, ठीक है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इन्हें बोलते हैं, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। एसडीजी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इन्हें बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कि ऐसे 30 टारगेट्स बनाए गए, 30 टारगेट्स हैं, एसडीजी 30 के नाम से बोलते हैं। इन्हें थोड़ा सा आपको देखना है, बाकी ज़्यादा नहीं आपके काम का ये मेंस में ज़्यादा यूज़ होते हैं 30 टारगेट्स, कि आपको अच्छे से याद थोड़ा सा होना चाहिए कि 30 टारगेट बनाए गए थे, कि इन 30 टारगेट में कि हमें ये टारगेट अचीव करने, और जो जितना एसडीजी पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास गोल, सतत विकास लक्ष्य, हिंदी में से बोलते हैं सतत विकास
लक्ष्य, ठीक है, कि 30 टारगेट बनाए गए थे कि जितना ये अचीव करेंगे हम उतने ही इक्वेलिटी की ओर जाएंगे, हम उतने ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते जाएंगे, इक्वेलिटी, ठीक है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते जाएंगे, हम डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस करते जाएंगे, इक्वेलिटी बढ़ेगी, डिस्क्रिमिनेशन लो होगा, मानव का विकास होगा, सब चीज़ें इस तरीके की चीज़ें ऐसे होगी, ठीक है। अब इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी हम देख रहे थे, तो इन्हीं टर्मिनोलॉजी में आगे देख लेते हैं कार्बन क्रेडिट, ठीक है, कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट क्या होता है कि एक कोई भी देश है या कोई भी फैक्ट्री है जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, तो उन्हें एक लक्ष्य मिलता है कि आप इतना प्रोडक्शन के दौरान, मतलब साल में मान लीजिए आप 1000 केजी कुछ बना रहे हैं, 1000 केजी या कोई कार बना रहे हैं, ठीक है, ये कारों की फैक्ट्री है, जैसे कारें बनाने का कारखाना है, ठीक है। तो अगर आप ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए उन कारों को बनाएंगे तो आप इन कार बनाने के दौरान 1000 किलो CO2 उत्सर्जन कर सकते हैं, ठीक है, जो भी इनका क्राइटेरिया ये रखते हैं। तो 1000 केजी AAU में नापते हैं, इसे असाइंड अमाउंट यूनिट बोलते हैं, इसी जिसको AAU बोलते हैं, AAU असाइंड अमाउंट यूनिट, ठीक है, कि कितनी यूनिट आपको पर्टिकुलर CO2 की असाइंड हुई है खर्च करने के लिए, तो असाइंड अमाउंट यूनिट इसे बोला जाता है। तो असाइंड अमाउंट यूनिट मतलब कि 1000 केजी आपको CO2 मिली है, मान लीजिए। अब कार बनाने के दौरान आपको 1000 केजी CO2 से ऊपर नहीं खर्च करनी है। अगर 1000 केजी से प्लस में खर्च हुई, ज़्यादा खर्च हुई तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको वो यूनिट परचेज़ करनी पड़ेगी। परचेज़ किससे करेंगे? परचेज़ करेंगे आप किसी और पार्टनर से, अदर पार्टनर से, ठीक है। वो आपको क्या करेगा? CO2 क्रेडिट करेगा या CO2 आपको बेचेगा, ठीक है। ये आपको बेच रहा है, ये सेल कर रहा है, ठीक है। तो ये सेल कैसे करेगा? इसको भी 1000 मिली थी और इसका मान लीजिए सिप बनाने का कारखाना है, 1000 CO2 मिली थी इसे भी, ठीक है। इसका सिप बनाने का कारखाना है और इसने 800 CO2 इसकी जो थी वो खर्च हो गई। तो उसमें से 800 CO2, 1000 में से 800 CO2 खर्च होने के बाद इसके पास अभी भी 200 CO2 बची हुई है। ये 200 CO2 किसको बेच देगा? कार बनाने वाले को ज़्यादा चाहिए भाई साहब, इसने 1200 खर्च कर दी, मान लीजिए 1200 CO2 खर्च होगी, मिली कितनी थी? 1000। अब इसे 200 जो है वो चाहिए, ये इसकी 200 माइनस में 200 CO2 इसे चाहिए। और जो सिप बनाने वाला है उसके पास 200 CO2 पड़ी हुई है, ठीक है, पॉजिटिव में पड़ी हुई है। तो ये इस 200 CO2 को इसे बेच देगा और बदले में इसे कुछ मॉनेटरी वैल्यूज़ मिल जाएगी, कुछ पैसे मिल जाएंगे। कैसे बेचेगा CO2 को? पैसों के बदले, ठीक है। CO2 कैसे बेचेगा? पैसों के बदले। जब ये CO2 बेचेगा तो इसके तो पैसे हो जाएंगे क्रेडिट, अकाउंट में पैसे इसके आ जाएंगे, ठीक है, और इसके हो जाएंगे डेबिट, इसके अकाउंट से पैसे चले जाएंगे। तो यानी इसको ज़्यादा खरीदना पड़ा तो उन कारों पे टैक्सेस ज़्यादा हो जाएगा, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो ऐसी चीज़ जो जिनके मैन्युफैक्चरिंग में CO2 का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, तो वो एक सिन गुड में आ जाते हैं, ठीक है। तो लोग उनका कम इस्तेमाल करेंगे। सिन गुड आपको बाद में बताऊंगा जब टैक्सेस करवाऊंगा, पर अभी आप रिसेंटली इतना याद रखिए कि वो सिन गुड में आ जाते हैं तो लोग उनका कम इस्तेमाल करेंगे। तो इनका जो यूज़ होगा परचेज़, अब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है तो परचेज़ जो है वो लेसर हो जाएगा। अगर परचेज़ लेसर होगा तो CO2 एमिशन भी लेसर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके साथ होगी और इस साइड क्या होगा कि कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्रेडिट हुआ पैसा,
अकाउंट में ज़्यादा पैसा आया तो कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो ये और ज़्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ की ओर जाएंगे, ग्रीन टेक की ओर जाएंगे और ये अगली बार 300 यूनिट बचाने की कोशिश करेंगे, 300 केजी बचाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम जो है। तो हमारा जो इन्वायरमेंट का टोटल कंक्लूड था कि हमें 2000 केजी तक खर्च कर सकते थे हम टोटल में, तो हमने टोटल उतना ही बैलेंस रखा 2000 केजी, पर जो ज़्यादा खर्च कर रहा था उससे पैसे लेके और मॉनेटरी वैल्यूज़ को जो कम खर्च कर रहा था उसे पहुंचा दिया हमने। ठीक है, फंड का फ्लो ज़्यादा इन्वायरमेंट को लॉस करने वाले से इन्वायरमेंट को कम लॉस करने वाले की तरफ हुआ, ताकि वो और ज़्यादा एप्रिशिएट हो, ज़्यादा और ज़्यादा इन चीज़ों को बढ़ावा दे। ठीक है, तो इसी तरीके से एक टैक्सेस भी है कि कार्बन टैक्स भी जितना एनवायरनमेंट का लॉस हुआ है प्रोडक्शन के दौरान, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन के दौरान कार्बन कर, प्रोडक्शन के दौरान CO2 उत्सर्जन से, कार्बन के उत्सर्जन से जो नुकसान हुआ है या जितना CO2 का उत्सर्जन हुआ है उसकी मात्रा के अनुसार लगने वाला कर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैं आपको अप्रोक्सीमेट करवा चुका हूँ। इसके अलावा तो शायद ही कुछ बचता है इस चैप्टर में। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और आगे। ओके, थैंक यू।